हेलो दोस्तों, इंग्लिश के मॉडल पेपर में आपका स्वागत है। इंग्लिश को लेकर के आपके बीच में काफ़ी डर जो बना हुआ है वो उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है नहीं। बेसिकली आपने अपनी मैराथन क्लास देख ली होगी जिसमें आपने बहुत कम समय में कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करने वाली बात हुई है। मैंने पहले भी आपको क्लासेस में ये कहा है कि हम कुछ रटने जैसा काम नहीं कर रहे हैं। आपको समझना है टॉपिक्स को कि किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनको एक बार पढ़ लेना है। एक बार पढ़ते ही आप ये देखेंगे कि अधिकांश जो टॉपिक्स हैं वो आपके एक बार में ही याद हो गए, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और ये वाला वीडियो, मॉडल पेपर का वीडियो आपके लिए ये होने वाला है कि इसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, कठिनाई लेवल उनका, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता लगेगी कि किस टाइप के प्रश्न में कितना आपको आंसर देना है, किस किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो उन सबको लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा और अपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका 60 नंबर का टोटल पेपर रहता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 24 नंबर चाहिए होंगे, जो कि अपनी मैराथन क्लास से आपके इजीली आ जाने वाले हैं। और ये मॉडल पेपर है ये भी आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। तो आपको ये क्लास जरूर से देख लेनी है अपने जो क्वेश्चन टाइप्स को जानने के लिए। टाइम आपको वही पूरा 3 घंटे का मिलने वाला है और 22 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। 22 प्रश्न किस किस टाइप के आएंगे, आइए उनको लेकर के डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पर ध्यान रखना है, इंग्लिश मुझे बहुत कम आती है पर मैं कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन को ठीक से समझा पाऊँ, तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना इजीली। आपके देखिए 4 प्रश्न जो हैं ऑप्शनल आएंगे। उन 4 प्रश्नों में से आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके, विच इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड जो लैंग्वेज है वो कौन सी स्किल है। अपनी क्लासरूम में कौन से स्किल को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, तो लिसनिंग को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। आप भी बहुत कम सुनते हैं, टीचर की बात नहीं सुनते हैं और शोर मचाते रहते हैं। तो ये सारा सिस्टम हो गया है, यहाँ पर लिसनिंग वाले को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, इंग्लिश केम टू इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ। इंग्लिश जो आपने भारत में आई है वो किस चीज़ का परिणाम के कारण पर आई है, तो उस क्वेश्चन का आपको समझना है कि इसका आंसर बी देना है अगर परीक्षा में आए तो। कोलोनाइजेशन हुआ है अपने वैश्वीकरण के तौर पर आप लीजिएगा, तो वैश्वीकरण के कारण यहाँ पर इंग्लिश को लेकर है। और तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज लिसनिंग, सुनना क्या है। सुनने को लेकर के अगर बात आती है तो रिसीव साउंड को सुनना, रिसीव करना ये अपना सुनना रहेगा। बोलने को लेकर के आता है तो प्रोड्यूसिंग साउंड, सेंडिंग साउंड ये आएगा। अगला आपका चौथा प्रश्न आ जाता है, विच वन इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ए वेल डेवलप्ड पैराग्राफ। एक पूरा वेल डेवलप्ड जो सुसज्जित पैराग्राफ है उसका बेसिक एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट क्या नहीं है इनमें से। तो सेंट्रल आइडिया ये भी ज़रूरी है पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंसेस भी होना जरूरी है, स्पेसिफिक डिटेल्स भी उसकी होना जरूरी है, क्योंकि पैराग्राफ लिख रहे हैं तो डिटेल में सारा कुछ रहेगा। तो असाइनमेंट्स वाला गलत है, तो ये यहाँ पर सी आ जाएगा, ये नहीं है बेसिक एलिमेंट एक वेल डेवलप्ड पैराग्राफ का। इसके बाद में अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की, जो कि आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन कर रखा है कि ये ऐसे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे और बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपके ये वाला आने वाला है जिसमें आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइप के आने की। तो आपको ये वाला प्रश्न भी ध्यान से देखना। अगर आपके पास में सीरीज है तो आपको और भी उदाहरण मिलेंगे, पर आपको एटलीस्ट ये समझना होगा कि सेंटेंस नॉर्मल किस प्रकार के बन रहे होते हैं। आगे पीछे करके देखने की कोशिश करनी है। जैसे सीता इज़ ए रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो सीता इज रीडिंग, यहाँ पर ये बीच में आ जाएगा, ये लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा, सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें वर्ब वगैरह कहाँ है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा तुक्का भी आप लगाएंगे तो सही होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ईजी रहता है सिस्टम सारा। और अगला प्रश्न आता है, छठा प्रश्न देखिए आपके फुल फॉर्म को लेकर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपके आया है NCF को, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है। 4-5 फुल फॉर्म मैंने आपको अपनी जो मैराथन क्लास है इसमें बताया रखा है। और इसमें भी आपके आगे एक प्रश्न आएगा जिसमें कुछ और आपके जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहा है उनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो उनको मैंने मेंशन किया, तो आगे और इस वीडियो के आगे देख लेंगे। उसके बाद में अपोजिट, जो वर्ड अपोजिट को लेकर के बात आई है, तो यहाँ पर बिग का क्या रहेगा, स्मॉल, बैड का गुड। तो इस तरह से अपोजिट आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। 2-2 नंबर का आपका ये इस तरह का सिस्टम रहेगा। और जो बाकी 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे अब वो आ गए हैं यहाँ पर। स्कीमिंग मीन्स, स्कीम क्या होता है, स्कीम का मतलब है कि क्विक रिवीजन, कम समय में पढ़ना, उसको लेकर के स्कीमिंग का अर्थ आपको लेना है कि जल्दी से कम समय में पढ़ने को लेकर के। रैपिडली यहाँ पर आ गया है फर्स्ट की पॉइंट इसका कि रैपिडली आपको पढ़ना, फास्ट रिवीजन करना। गोइंग थ्रू द गिवन, जो टेक्स्ट या दिया हुआ है तो उसको अंडरस्टैंड समझना और उसका जो जिस्ट उद्देश्य है और जो उसका मेन आइडिया है उन सबको समझना रैपिडली, जल्दी से। तो वो बात आपको एक लाइन, 1 लाइन में ही यहाँ पर सारा आपको अर्थ समझ में आ गया है। और बाकी की कुछ लाइनें आप और ऐड कर देंगे कि उसका टॉपिक, पर्पज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सार संभाल है
है वो किसके द्वारा करा गया है। तो यहाँ पर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा सिस्टम रहता है और डिफ़िकल्टी लेवल भी रहता है, तो उसको कम समय में किस तरह से ईजी वे में समझा जा सके। तो ऐसा कुछ आपको स्कीमिंग को लेकर के ध्यान रखना है। स्कीमिंग के साथ में स्कैनिंग को लेकर के प्रश्न आता है, 2-3 पॉइंट्स रहते हैं इस फर्स्ट यूनिट में, तो वो आपके लिए ईजिली समझने में आपको कोशिश करनी है, उसको हमने मैराथन क्लास में कवर कर रखा है। एक्टिविटीज़ ऑफ ए यूनिट प्लान, एक जो लेसन प्लान रहता है उसकी 2 एक्टिविटी बताइए, या आपके निबंधात्मक प्रश्न आ जाता है कि सारी एक्टिविटीज़ बताइए। तो लेसन प्लान कैसे तैयार होता है, आपने इंटर्नशिप के दौरान काफ़ी चीज़ें सीखी होगी लेसन प्लान बनाने को लेकर के। सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में प्री रीडिंग एक्टिविटी रहेगी, टास्क रहेगा, और मॉडल रीडिंग एंड इंडिविजुअल रीडिंग रहेगी, और एक्टिविटीज़ ऑफ क्लियर डिफ़िकल्टीज़ इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में दिक्कतें। तो ये 3 पॉइंट इसके कॉम्प्रहेंशन के। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है समझने के साथ में पढ़ना, समझ करके पढ़ना, इस तरह से आप अर्थ लेंगे। और राइटिंग जो लिखने को लेकर के आता है, तो प्री राइटिंग एक्टिविटी, कॉपी या फिर ट्रांसक्राइबिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड पे से लिखना, और कॉपी या ट्रांसक्राइबिंग फ्रॉम द टेक्स्ट को लिखना, और राइटिंग आंसर्स और क्वेश्चंस। तो ये सेम सा ही मामला है। आपको यहाँ पर ऊपर वाले में तो रीडिंग कर देना है और नीचे वाले में राइटिंग कर देना है, सेम सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड। ये प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा आपको जो फुल फॉर्म को लेकर के मैंने बताया था, तो वहाँ पर देखिए आपको एक तो डाइट की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और SIERT इसकी फुल फॉर्म रहेगी साइट की, जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CCE आपका जो सतत और व्यापक मूल्यांकन रहता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये रहता है इसकी फुल फॉर्म। NCF की हमने बात कर ही ली है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये 4-5 यहाँ पर मोस्टली इंपॉर्टेंट रहती है, और भी कुछ यहाँ पर फुल फॉर्म्स हैं जो कि आप सीरीज में से देख लेंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। इसके अलावा अगला 11वां प्रश्न देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग, एक्सप्लेन करिए लिसनिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। लिसनिंग की टाइप्स यहाँ पर 2 टाइप्स है। एक तो क्या है, कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग का अर्थ आपको इस तरह से लेना है कि आप जिस तरह से कई बातें नॉर्मल कही की अनसुनी कर देते हैं, आप कहना का अनसुना, कहा का अनसुना कर दिया, इस तरह की कहावतें आप सुनते हैं, तो वो कैजुअल लिसनिंग में आएगा कि आप बिना किसी उद्देश्य के आपने बस सुन लिया है, बिना किसी मतलब के। तो व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग, हमने किसी को सुना या कुछ सुना, वो बिना किसी पर्टिकुलर पर्पज़, बिना किसी उद्देश्य के सुना, और इसको क्या कहेंगे, कैजुअल लिसनिंग कहेंगे, नॉर्मल लिसनिंग कहेंगे। वी डोंट प्ले अटेंशन, हमने उसको अटेंशन नहीं दिया, सुनने के ऊपर फोकस नहीं किया, और ना ही उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, तो ये सारा क्या रहेगा, कैजुअल लिसनिंग में रहेगा। और उसके अलावा बात करते हैं फोकस्ड लिसनिंग, दूसरा रहेगा फोकस करके लिसनिंग, सुनना, फोकस करके सुनना। तो कुछ भी अगर अपने को समथिंग या समवन, किसी को हम सुन रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, तो उसको पूरे फोकस के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में, तो वो रहेगा, तो वो अपना यहाँ पर फोकस्ड लिसनिंग में आएगा कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। वी पे मच अटेंशन, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, हम वहाँ पर अटेंशन भी दे रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, और फोकस भी कर रहे हैं। व्हाट ही द स्पीकर इज सेइंग, कि कहने वाला, जो बोलने वाला है, वो क्या कह रहा है, उसको सुनने के पीछे हम पूरा ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, और कॉन्सेंट्रेट पूरा फोकस करते हैं। और ये पूरी फोकस लिसनिंग रहती है। कैच वर्ड और इसका पर्टिकुलर मीनिंग को समझने के पीछे हम पूरा ध्यान लगाते हैं। तो ये फोकस्ड लिसनिंग हो गया, ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद में आता है 12वां प्रश्न, देखिए मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। इसको लेकर के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, अपना जो देश बहुभाषी देश है, ये आपको क्या क्या बातें इस बारे में आप जानते हैं। हमने पहले के पेपर्स में भी बहुभाषी भारत के बारे में काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ी हैं कि अगर भारत बहुभाषी रहता है तो फिर वहाँ पर अलग अलग जो एकता, अनेकता में एकता, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अपने देश में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती है, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती और तमिल आदि भाषाएं हैं, सब में एकता है। सबकी अगर लिपि एक हो जाए तो फिर उनको समझने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। ऐसे भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं आपने पहले के पेपर्स में, और मैंने यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से उनको समझाने की भी कोशिश करी है। अगर मल्टीलिंगुअल नेचर है इंडिया का, तो उसके बारे में व्हाट डू यू नो, इस बारे में देखिए। अपना देश जो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टी रिलीजन, अलग अलग धर्मों को लेकर के देश है, मल्टी कल्चरल, अलग अलग संस्कृतियों को माना जाता है, और मल्टी सोशल कंट्री है, मल्टी जोग्राफिकल कंट्री है, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सब कुछ है इंडिया में। और इंडिया नीड्स ए लिंक लैंग्वेज, अपने को एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए
जो पूरे देश को लिंक करे। जैसे हिंदी है तो हिंदी को भी अभी तक पर्टिकुलर मान्यता नहीं दी गई है, और अगर हिंदी ही पर्टिकुलर मान्यता दे करके उसको कंप्लीट एक पूरे देश की लिपि बना दे तो बाकी सब भाषाओं को सीखने में हमें मदद मिलेगी। और ऐसा कुछ टॉपिक्स हमने पहले के पेपर्स में पढ़े हैं, आप एक बार कमेंट करके बताना कि कौन से वाले पेपर में हमने पढ़ा है। बहुभाषी भाषा को लेकर के हमने भारत में जो बहुभाषी भाषा है, अलग अलग भाषाएं हैं, और हमने एक जो प्रश्न है वो भी पढ़ा था कि क्लास में अगर बहुभाषी बच्चे हैं तो शिक्षक उनको कैसे मेंटेन करेगा, कैसे पढ़ाएगा, तो वो भी हमने पढ़ा था। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कौन से पेपर में पढ़ा था। इंडिया में रिवेल्ड बताया गया 380 लैंग्वेज, और इनका जो विभाजन है जो बोली जाती है वो पूरे इंडिया में, और इनकी जो 30% नियरली 30% के आसपास टोटल पॉपुलेशन, नेक्स्ट टू इट आर बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज विच इज़ नोन टू द एजुकेटेड पीपुल ऑल ओवर द कंट्री। एजुकेटेड लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वही इंग्लिश को समझते हैं। आप में भी इंग्लिश को लेकर काफ़ी डर बना हुआ है, मुझे भी डर लगता है, क्योंकि देखिए मैंने जो क्लासेस रिकॉर्ड करी हैं काफ़ी मेहनत के बाद में, हर एक वर्ड का पहले मैंने खुद को रिसर्च करके सारी चीज़ें, सारा अर्थ समझ करके फिर बनाने की कोशिश करी है, और फिर उसके बाद में भी काफ़ी सारी गलतियाँ देखने को मिल जाती है। तो सिर्फ कोशिश के आधार पर ही कर रहे हैं अपन, बस तोड़ मोड़ करके करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर अपने को आता है नहीं। तो कुछ ही जनसंख्या है अपने देश की जो इंग्लिश को अच्छी प्रकार से समझती है, और ऐसी कुछ बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और नॉलेज ऑफ इंग्लिश को लेकर के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आ जाता है, मैनेजमेंट को लेकर के आता है, सोशल अफेयर्स और कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए आप अपने को इंग्लिश को लेकर के बात कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर डाल देनी हैं। और ट्रांसक्राइब वर्ब और टू एग्जाम्पल आपको इन ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में ध्यान रखना है। पहले तो ट्रांसिटिव वर्ब और इन ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक अकर्मक क्रिया। वर्ब को लेकर के क्या बात सामने आएगी, सकर्मक अकर्मक क्रिया, और क्रिया में यहाँ पर ट्रांसिटिव मतलब सकर्मक, और इन आ गया है तो दूसरा आएगा अकर्मक। और यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब में क्या रहेगा, सी रीड्स ए बुक। सीधी सिंपल बात हो गई है। दूसरा उदाहरण देखिए, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, सीधी सिंपल बात है। और कर्मक में देखिए, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ गए, रिवर फ्लोज, नदी बहती है। तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। ये वाला प्रश्न अपना हो गया 13 प्रश्न। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के। भी ये टॉपिक आपके रीट में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी अपने पास देखिए समय बहुत कम रहा है, तो ऐसे में मेरी पूरी कोशिश थी कि अपने पास अलग अलग, अगर आप टाइम मिलेगा तो अपन अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के अलग अलग वीडियोज़ में थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग क्लासेस को ठीक प्रकार से रिकॉर्ड भी करेंगे। पर अभी समय बहुत कम है, या बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम अलग अलग चीज़ों को लेकर के बात करें। या मेरा जो प्लान था कि हम ऐसे टॉपिक्स को अलग से पढ़ेंगे जो रीड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला है, इसको भी अपन अलग पढ़ने वाले थे, पर अब समय नहीं है तो ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पा रही है अलग अलग चीज़ें। अभी सिर्फ अपने को अपना जो पेपर है BSTC वाले, ये इनको पास करने के ऊपर फोकस करना है। बाकी रीड का आगे की आगे देखी जाएगी। अभी देखिए ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के प्रश्न आ सकता है, जिसमें सिंपल सी कुछ रहेंगे। देखिए पेन का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो PEN होता है, और स्लेश यहाँ पर 2 लगे हुए रहते हैं आगे पीछे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी वर्ड का आपको पूछे तो आगे पीछे ये तो आप लगा ही देना, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसी वर्ड को इसके अंदर लिख देना, सही है। और इनमें से अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी मैंने अपना जो मैराथन क्लास है उसमें भी कवर अप किया है कुछ चीज़ें, तो वो भी आप देखिएगा। पेन का क्या रहेगा PEN, और टी का क्या रहेगा TI, और 2 डॉट आपको लगाना है। और थिन का रहेगा IN, थिन का IN ही रहता है। सिट का सिट ही रहता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका सेम टू सेम भी रहता है, और कुछ का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये कुछ बात आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है CCE को लेकर के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। CCE की फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि हमने पहले के पेपर्स में भी पढ़ा है, और आगे वाले पेपर्स में भी कुछ कुछ टॉपिक्स इसके आएंगे। तो आपको पहले से पता है कि लगातार जो मूल्यांकन होता है, सत्र पर्यंत मूल्यांकन होता है। वार्षिक जो अपना मासिक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर जो अपना साप्ताहिक टेस्ट है, वो सब लेकर के लगातार मूल्यांकन होता रहता है। तो वो विद्यार्थी के लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर सिर्फ एग्ज़ाम एक साथ एग्ज़ाम होएगी, जैसे आपकी एग्ज़ाम हो रही है, तो काफ़ी डर बना रहता है। पर अगर आपका साप्ताहिक टेस्ट या फिर मासिक टेस्ट ऐसा होता रहता, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, और आप इजीली उनको हैंडल कर पाते, डर खत्म हो जाता। तो ऐसे कुछ बातें CCE में हमने पढ़ी है पहले। तो यहाँ पर उन्हीं को आपको इंग्लिश में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करनी है कि एग्जाम्स अगर रेगुलरली रहेंगी तो उनके लिए कोई भी डर नहीं रहेगा, और डे बाय डे आपका लर्निंग सीखने का बिहेवियर बनता रहेगा, और आपका रेगुलर फीडबैक भी जो शिक्षक हैं उसको मिलता रहेगा। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है।
विद्यार्थी की जो इन्हेंसमेंट लर्निंग जो है, विद्यार्थी के सीखने को बढ़ा सकेंगे, लर्निंग इन्हेंस हो पाएगी। बोथ थॉट प्रोसेस और मूल्यांकन हो पाएगा, असाइनमेंट्स दे पाएंगे। इट कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए चाइल्ड विथ हर या हीज प्रीवियस परफॉर्मेंस, पहले की जो उसका जो परफॉर्मेंस रही है, पहले का उसका जो भी सीखा गया मैटर है, उसके बाद में अब उसने क्या सीख लिया है, इतना सब कुछ के बाद में, तो वो सारा चीज़ मूल्यांकन में अपने को पता लगेगी। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हैं जिनको आप कोशिश करना अंग्रेजी में तोड़ मोड़ करके लिखने की। बाकी अपन बात करते हैं 16वें प्रश्न को लेकर के। मल्टीलिंगुअलिज्म में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि क्लास में, देखिए ये वाला प्रश्न भी यहाँ पर आ गया है कि क्या क्या एडवांटेज हैं मल्टीलिंगुअलिज्म अगर क्लास में रहता है। बाइलिंगुअल जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग भाषाओं पर उनका कंट्रोल रहता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर अपना कंट्रोल रहता है, और सहनशील रहते हैं एकेडमिकली, और यहाँ पर क्रिएटिव भी रहते हैं, रचनात्मक भी रहते हैं, और टॉलरेटेड सहनशील रहते हैं सोशली। इसके बाद में तीसरा बिंदु यहाँ पर आएगा कि देयर जो वाइड रेंज है, उनकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग सोशल सिचुएशन, अलग अलग लोगों से, अलग अलग भाषाई लोगों से वो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह वो सारी नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। नेगोशिएट करना मतलब आपस में बातचीत करके मामला सेट कर देना। तो इस तरह से ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, उसके और आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है NCEP 2005 को लेकर के कि इसके टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस में क्या रोल है NCEP 2005 का। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय NCERT के द्वारा ये डेवलप हुआ, बना, और इसमें पब्लिक अटेंशन और व्हाट शुड बी टॉक ओवर चिल्ड्रन एंड हाउ, मतलब कि बच्चों के बारे में बातचीत है, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनका पाठ्यक्रम कैसे तैयार करा जाए, ये सब बातें हैं NCEP 2005 के बारे में। हिंदी वाले सब्जेक्ट्स में हमने पहले पढ़ा है आपके फर्स्ट सेकंड पेपर्स में, उनमें तो वो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आनी चाहिए NCEP 2005 में। बस उन सब जो लाइंस आपने NCEP 2005 के बारे में पढ़ी है तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश में करने की कोशिश करनी है। अब आप क्या करते हैं, ये कोई भी ऐसा इंग्लिश का बड़ा क्वेश्चन आया तो उसकी हार्ड लैंग्वेज को देख करके आप डर जाते हैं और उसको अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पर आपको क्या करना है, ऐसे कुछ टॉपिक्स अपने सीरीज में पढ़ रहे हैं या फिर इस वीडियो से भी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, की पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमने पहले तो बात कर ली है कि NCERT से डेवलप हुआ और पब्लिक का अटेंशन वगैरह वो सारी चीज़ें रही, और चिल्ड्रन बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें रही कि क्या उनको और कैसे उनको पढ़ाना है। तो वो सारा काम यहाँ पर हो गया 2-3 लाइंस में। और अब उसके बाद में जो ये पैराग्राफ है अगला वाला, इसमें क्या करना है उस बारे में बात करते हैं। देखिए कि लर्निंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए जो टीचिंग है, जो पढ़ाना है, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हुआ है, कैरेक्टराइज्ड हुआ है बाय द डाइवर्सिटी ऑफ स्कूल्स के द्वारा, किस प्रकार से व्यवस्थित हुआ है। लिंग्विस्टिक जो वातावरण हुआ है, बहुभाषी वातावरण, तो वो सारा हो गया भाषिक वातावरण। और लैंग्वेज का जो यूज है वो उद्देश्यपूर्ण, मीनिंगफुल हुआ और मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में होने लगा, बहुभाषी तरीके से। और इसकी जो मेजॉरिटी है वो ओवर लर्नर्स व्हाट इज़ नीडेड इज ए बेसिक ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंस इन द टारगेट लैंग्वेज के अंतर्गत जो उनके फंडामेंटल्स हैं, जो उनके तरीके हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकल जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए, जो व्याकरणिक सिस्टम है इसको कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए, और उनके देयर जो ओवन जो उनका नीडेड जो है वो सारी चीज़ें बनाने के लिए क्लासरूम को वो सारी चीज़ें रहती है। एक्सटेंड पॉसिबल आउटसाइड देम इज टू क्रिएट सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट वुड इनकरेज, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे तो पार्टिसिपेट, उनको भाग लेने के लिए इन एक्टिविटीज़ में और उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, टू क्रिएट एप्रोप्रिएट, कम्युनिकेट करने के लिए, और यहाँ पर प्रैक्टिस बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक से। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है और सारा आप यहाँ से समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और गूगल से आप और अच्छी प्रकार से ट्रांसलेट कर लीजिएगा अगर कहीं पर मैंने कोई गड़बड़ कर दी है तो। बाकी मैंने कोशिश करी है NCEP वाला सिस्टम आपको समझाने का। पहली बात तो हिंदी में ही आपको याद कर लेना है कि आपका जो NCEP 2005 की परिभाषा और इसके कुछ विशेषताएं वगैरह, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तोड़ मोड़ करके कोशिश करनी है। अगर समय रहता तो हम इसके बारे में अलग वीडियो में बात करते और उसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करते, पर अभी आपको कुछ टूटा फूटा याद करने की कोशिश कर लेनी है। इसके बाद में आपके पैराग्राफ आ सकता है जिसमें देखिए इस प्रकार का आपको लिखना होगा
कि आपको एक एक्सीडेंट जिसका मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस्ड, उस बारे में पैराग्राफ। सबसे पहले आपको एक लाइन में यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है, उसको अंडरलाइन कर देना है, नीचे वाली लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ से शुरू करना है। इस तरह से काम तो सुंदर करना है, चाहे आपको कंप्लीट आता हो या ना आता हो, सुंदर सुंदर अक्षरों में सुंदर सुंदर काम करते हुए इस तरह से करना है। पीछे जो मैराथन क्लास की वीडियो थी उसमें एक कमेंट भी था कि आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है। अब यार वो वीडियो थोड़ा सा पहले का था और रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी इशू वगैरह गड़बड़ रहे हैं। बाकी आप ये वाली PDF देखिए, काफ़ी ठीक लिखने की मैंने कोशिश करी है और आगे भी कोशिश रहेगी कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाने की, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। बाकी कुछ कमियां रहे तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, हम डे बाय डे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, आपको जो पैराग्राफ है इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर इट वाज सैटरडे, इस तरह से आप लिखेंगे कि एक जो बात है वो एक्सीडेंट की बात सैटरडे की है। मैं लौट रहा था माई स्कूल, मेरी स्कूल से, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई स्कूल, मैं स्कूल से लौट रहा था। देर वाज ए ग्रेट रश ऑन द क्रॉस रोड, जहाँ पर रोड क्रॉस हो रही थी वहाँ पर ग्रेट रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ मच रखी थी, इस तरह से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अ बॉय वाज गोइंग ऑन हिज बाइसिकल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारा सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप एक बार में ही समझ जाएंगे कि एक लड़का साइकिल से जा रहा था। ही ट्राइड टू क्रॉस रोड, रोड क्रॉस करने की कोशिश करी। सडनली, अचानक से, एक हेवी मिलिट्री ट्रक सामने आ गया। केम द ड्राइवर डिड नॉट गिव एनी हॉर्न, ड्राइवर ने कोई भी हॉर्न नहीं दिया ट्रक वाले ने। और द ट्रक नॉक्ड डाउन द बॉय, ट्रक ने बॉय को गिरा दिया, ठोक दिया। ही वॉज बैडली वाउंडेड, वह बुरी तरह से जख्मी हुआ, गिर गया। हिज बाइसिकल वाज ब्रोकन, उसकी साइकिल भी टूट गई। आई हायर्ड ए टोंगा एंड टुक हिम टू हॉस्पिटल, मैंने एक रिक्शा वगैरह कुछ बुक किया और उसको हॉस्पिटल लेके गया और एक डॉक्टर यहाँ पर अटेंड किया, डॉक्टर उसके लिए बुलाए इमिडिएटली, तुरंत मैंने डॉक्टर बुला दिया। थैंक गॉड दैट ही वाज सर्वाइव्ड, वह बच गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो 3-4 लाइन्स में अपना पैराग्राफ सारा कंप्लीट हो गया और ईजी लैंग्वेज के साथ में हमने कर लिया है। या फिर आपको इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, अथवा में मैंने दूसरा टाइप भी यहाँ पर मेंशन करा है कि अगर ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं आएगा तो इस प्रकार से एक नोटिस के रिगार्डिंग प्रश्न आ सकता है कि आपको एक मेडिकल कैंप अरेंज करा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको जनरल चेकअप फॉर स्टूडेंट का जनरल चेकअप करने के लिए नोटिस आपको लिखना है। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा, देखिए बॉक्स बना देना है आपको। एक तो पहली बात बॉक्स बनाना है इस तरह से बड़ा सा, और फिर उसके बीच में यहाँ पर लिखना होगा गवर्नमेंट SSG, कोई भी स्कूल का नाम आप लिख देंगे, और यहाँ पर उसकी नीचे वाली लाइन में नोटिस आपको लिखना है, इस तरह से आप करेंगे। उसके नीचे वाली लाइन में मेडिकल चेकअप कैंप अपना जो टॉपिक है वो लिखेंगे। 3 लाइन्स में ये काम हो गया है। उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप डेट लिखेंगे। इधर स्टार्टिंग में आप एग्जाम वाली डेट लिख दीजिएगा, अगर प्रश्न में कोई डेट दी हुई है तो फिर वो डेट लिखना, बाकी आप एग्जाम डे वाली डेट लिख देना। इसके बाद में आगे आता है यहाँ पर कि क्या मैटर लिखना है वो, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 7 आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, जैसा कि उनको सूचित किया गया था तो वो सब आ चुके हैं। दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज मेडिकल चेकअप कम कैंप करने का डिसाइड हुआ है, मेडिकल चेकअप का और जनरल चेकअप फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी के लिए जनरल चेकअप रहेगा ऑन नेक्स्ट संडे 13 नवंबर। इस तरह से आप ले सकते हैं, या फिर जो भी आगे की डेट आप एक का डाल देना कोई सी भी। और स्कूल कैंपस में अपना ये रहेगा कैंप, और ऑल टीचर्स, मिनिस्ट्रेट्स, स्टाफ और स्टूडेंट, सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारा आपको सबको आना है, इंस्ट्रक्शन और अटेंड करना है कैंप को, और पॉजिटिवली अटेंड करना है। ये कुछ बातें यहाँ पर सिंपल सी 3-4 लाइनों में काम हो गया है, और यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर वगैरह सारा प्रिंसिपल का वो सारा काम यहाँ पर हो गया है इजीली। नोटिस भी इजी है और ऊपर पैराग्राफ आता है तो वो भी इजी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 19वां प्रश्न, देखिए CCE के बारे में, NCF के बारे में और CCE के बारे में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मेनली रहते हैं, और बाकी जो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाला LSRW स्किल्स है, आपके भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, तो वो आपको एक्चुअल में हिंदी में हमने पढ़ लिया है डिटेल में, तो आपको आता है, बस थोड़ा सा टूटी फूटी इंग्लिश में जोड़ जाड़ करके लिखने की कोशिश करनी है। और इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड उसमें लैंग्वेज यूज नहीं करी है। बाकी NCF में और CCE में तो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है, बाकी इनमें कोई भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है जिनको आप इजीली समझ पाएंगे। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है फॉर्मेटिव, आपका बेसिकली फॉर्मेटिव नेचर है, रचनात्मक इसका नेचर है, और स्कूल बेस्ड ही है, स्कूल में ही बेस्ड ये रहता है टेस्ट। CCE मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, लगातार टेस्ट अपना होता रहता है, स्कूल बेस्ड रहता है, स्कूल वालों के द्वारा ही करवाया जाता है, टीचर्स के द्वारा, और टीचर्स पर यहाँ पर डिपेंडेंट रहता है टीचिंग की एक पर्टिकुलर क्लास के अंतर्गत यहाँ पर इसकी सारी व्यवस्था करी जाती है। तो पहली विशेषता हो गई है।
दूसरी विशेषता, इसका जो उद्देश्य है, द पर्पज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेल्यूएशन, इस प्रकार के मूल्यांकन का जो पर्पज़ है वो विद्यार्थी में इम्प्रूवमेंट करने का होता है, उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करने का होता है, और जो लर्निंग गैप आए हैं बीच में उनको, और उसकी जो वीकनेस है उनको यहाँ पर ठीक करना है। रेमेडियल मतलब कि उसकी दवा के रूप में, उपचार के रूप में वो उसको प्रोवाइड करवाने को लेकर के है। तीसरा यहाँ पर विशेषता आती है, तीसरे नंबर पर देखिए, इसमें क्या रहता है कि इनफॉर्मली कैरिड रहता है आउट ऑफ द क्लासरूम। जिस तरह से एग्ज़ाम में आपके लेंदी अरेंजमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ ए फॉरवर्ड एग्जामिनेशन, और काफ़ी सारे प्रिंटिंग, क्वेश्चन पेपर छपना, बाकी सारी चीज़ें रहती है, और सीटिंग अरेंजमेंट आदि, तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। आप इजीली टेस्ट लेकर के मूल्यांकन बच्चों को कर लेते हैं सीसी के माध्यम से। और यहाँ पर अगला, यहाँ पर चौथे नंबर पर मल्टीपल टेक्निक्स होती है मूल्यांकन की, नीड टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। और दीज इंक्लूड नॉट ओनली रिटन टेस्ट, ये एक सिर्फ रिटन टेस्ट के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ओरल टेस्ट से हो सकता है, असाइनमेंट के माध्यम से होता है, प्रोजेक्ट के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, और पीयर एवेल्यूएशन के माध्यम से, और सेल्फ अप्रेजल के माध्यम से भी हो सकता है, स्व मूल्यांकन वगैरह। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पर रहती है। मूल्यांकन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, होते हैं, तो ये कुछ यहाँ पर मेंशन करी गई है बातें। पाँचवा बिंदु देखिए, इट इज़ बिल्ट इनटू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एंड इज ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन ऑफ ए टीचर। तो डेली टीचर के रूटीन का ये पार्ट रहता है कि वो बच्चों का मूल्यांकन करता रहे, उनमें इम्प्रूवमेंट लाता रहे, और कहाँ कहाँ पर कमियां रह रही है, किस विधि से उनको सिखाना है, किस विधि में वो नहीं सीख पा रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये कुछ बातें नॉर्मल सी आपको ध्यान रखनी है, और की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। प्रॉपर आप सेम टू सेम ही आंसर लिखें, ये पॉसिबल नहीं होएगा। कुछ कुछ की पॉइंट्स को आप रखिए, और बाकी आप तोड़ मोड़ करके अपनी जो भी टूटी फूटी इंग्लिश है उसमें लिखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज राइटिंग, डिफाइन इट्स एलिमेंट्स। राइटिंग क्या है, लिखना क्या है, इसके एलिमेंट्स को आप डिफाइन करिए, बताइए। राइटिंग इज़ ए बेसिक लैंग्वेज स्किल। राइटिंग जो है एक नॉर्मल सी भाषा की स्किल है, कौशल है, और इज ए जस्ट एज इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग। स्टूडेंट्स needs to know how to write paragraph, letters or stories, put written reports together, reply to advertisements or punctuation, paragraph constructions etc आदि कुछ ये बातें हो गई है। और just as they need to know how to pronounce spoken English correctly, और part of the job of a teacher is to develop writing skill in the students and to achieve that। एक शिक्षक के काम का एक हिस्सा छात्रों में लेखन कौशल, जो लिखने की एबिलिटी है उसको विकसित करना और उसको हासिल करने को लेकर के बात हो रही है। अचीव दैट, हासिल करने को लेकर के जो पारिभाषिक तौर पर ध्यान रखनी है आपको एग्जाम्पल में। और यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो फॉलोइंग एलिमेंट्स अपने को चाहिए होंगे। एक तो कलेक्शन चाहिए होगा, द लर्नर कलेक्ट फैक्ट्स पॉइंट्स अबाउट समथिंग। क्या लिखना है उस बारे में अपने पास में फैक्ट्स होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। और एक सिचुएशन होनी चाहिए, एक टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग जो सोर्सेस हैं उनके ऊपर यहाँ पर सिचुएशनल टॉपिक होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करा हुआ होना चाहिए। द लर्नर्स ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड फैक्ट, जो पॉइंट अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके सीक्वेंस, क्रमबद्धता होनी चाहिए। कीप इन द कंटेंट ऑफ द टॉपिक इन माइंड, दिमाग में उसका सीक्वेंस वगैरह आपने को बनाना होगा। डिस्क्रिप्शन उसकी बनानी होगी, ड्राफ्ट तैयार करना होगा विद द हेल्प ऑफ द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके आधार पर उसकी थिंग्स और सिचुएशन आदि वो यूज करके उसका प्रॉपर वोकेबुलरी और उसका स्ट्रक्चर अपने को बनानी होगी, डिस्क्रिप्शन तैयार करना होगा। उसके बाद में एडिटिंग की प्रोसेस आएगी। द डिस्क्रिप्शन, नरेशन और अबाउट एनी टॉपिक जो उसका वो सारा एडिट होएगा। और रिवीजन और रीराइटिंग होगी, कुछ गलतियां अगर रह गई है तो उनको रिवाइज करेंगे और रीराइटिंग करेंगे और एडिट नेसेसरी करेक्शंस जो भी उसमें करना है वो सारा कर देंगे। इसके बाद में सीक्वेंसिंग आएगा, क्रमबद्धता आएगी, क्रमबद्ध तरीके से उसको जोड़ेंगे। तो आइडिया जो भी फैक्ट रहे हैं उनको इम्पोर्टेंट एलिमेंट और जो गुड राइटिंग है वो सारी करेंगे। विदाउट प्रॉपर सीक्वेंस द पीस ऑफ राइटिंग विल अपीयर क्वाइट डिसकनेक्टेड। अगर सीक्वेंस में सारा काम नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये से कुछ बातें हो गई है। और अगला यहाँ पर 7वें नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि यूज ऑफ प्रॉपर लिंकर्स।
प्रॉपर लिंकिंग वर्ड्स शुड बी यूज्ड टू मेक राइटिंग वर्क्स, और ये अपने को इफेक्टिव भी रहता है और मीनिंगफुल भी रहता है अगर अपन करेक्ट सिचुएशन पे करेक्ट वर्ड्स यूज करते हैं। उसके बाद में आठवां यहाँ पर प्रकार ध्यान रखना है कि यूज ऑफ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पर जो भी विराम चिन्ह वगैरह अपने को यूज लेना है तो वो सारे अपने को ठीक तरीके से लेने हैं। अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेसिंग ये नहीं लेनी है, स्पेसिंग ज़्यादा नहीं करना है, और लुक नियर और ऑर्गेनाइजर उसको ठीक तरीके से राइट अप, लुक नीट और ऑर्गेनाइजेस उसको साफ सुथरे तरीके से अपने को प्रस्तुत कर देना है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है कि लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में क्या बातें ध्यान में रखनी है, टीचर का क्या रोल रहता है। तो उन सबको लेकर के भी एक प्रश्न आपके महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले टॉपिक जो है अपना उसको हेडलाइन बनाते हुए यहाँ पर अंडरलाइन करके आप लिखेंगे, और द टीचर शुड हेल्प, टीचर को हेल्प करनी चाहिए। चिल्ड्रंस लर्न टू यूज, बच्चों को यहाँ पर सीखने में इंग्लिश लैंग्वेज बाई देयर फ्री यूजेस, और देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ के अंतर्गत दे शुड बी ट्राइड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, के अंदर और बाहर जो भी एक्टिविटीज़ यूज करके उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए टीचर को हेल्प करनी चाहिए। दीज सिंपल एक्टिविटीज़ शुड बी डिज़ाइंड फॉर इनिशिएटिंग और कन्वर्जेशन एंड हेल्पिंग चिल्ड्रंस, और उनकी बच्चों की मदद करने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए उनको हेजिटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और एक्टिविटीज़ इंक्लूड सिंपल ग्रीटिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड द डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग समारोह पर, अलग अलग सिचुएशंस पर उनको इंग्लिश बोलने के लिए यहाँ पर मजबूती प्रदान करना, उनको उत्साहवर्धन करना, ऐसी कुछ बातें ये हो गई है। और इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में जो आपको बातें ध्यान में रखनी है वो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी कि टीचर शुड डेवलप ए टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस इन यूजिंग इट। तो टीचर सबसे पहले बोल करके खुद बताएगा और फिर बच्चों से उसकी रुचि वगैरह वो सब पूछेगा। तो शिक्षक को भी रुचि उसमें महत्वपूर्ण रहता है और उसका उपयोग करने में आत्मविश्वास भी, उसका बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद में 22वां प्रश्न आता है कि राइट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, की बेसिक प्रॉब्लम्स को आपको लिखना है। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने एजुकेशन सिस्टम की, वो निम्न प्रकार से राजस्थान इन पर्टिकुलर इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। तो राजस्थान की प्रॉब्लम अपन बात करेंगे। इंडिया में राजस्थान की जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर रहती है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, बुनियादी ढांचे के बारे में। द क्वालिटी ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर ठीक नहीं है। द कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड, कॉमन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि स्पेस नहीं है क्लासों में, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है, डैमेज्ड उनकी वॉल्स हैं और लीक हो रही है, रूफ छत भी लीक हो रही है, आदि उसमें प्रॉब्लम्स हैं। एडिशन स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड एरियाज ऑफ राजस्थान, इनमें काफ़ी खस्ता हालत है विद्यालयों की। और प्रॉपर अप्रोच रोड नहीं है, पाथवे ठीक नहीं है स्कूल आने जाने का, तो वहाँ पर दिक्कतें रहती है। और अनयूजेबल ड्यूरिंग ऑफ मानसून, यहाँ पर पानी भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा यहाँ पर पानी बढ़ने के बाद में उपयोग में नहीं ला जाता है। तो बुनियादी ढांचा खराब है, प्रॉब्लम मेन तो ये हो गई है। और यहाँ पर कुछ बातें और है इसके रिगार्डिंग, जहाँ जो भौतिक सुविधाएँ अगर उपलब्ध है तो वहाँ पर फिर शिक्षकों की कमी है, टीचर प्यूपिल रिलेशंस की कमी है। तो द मेथड ऑफ टीचिंग मोस्टली encourage learning by rote, lack of teaching materials and teaching aids in school further compounds the problem। स्कूलों में जो ये शिक्षण सामग्री है और शिक्षण सहायक सामग्री हैं जो पढ़ाने में टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि है, तो ये सारे अगर इनकी कमी रहती है तो ये विद्यालय में ठीक प्रकार से पढ़ाने की जो समस्याएं हैं इनको लेकर के और भी बढ़ा देती है इन समस्याओं को। तो पहला बिंदु ये हो गया है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग, और उनकी पोस्टिंग को लेकर के जो बात होती है, टेन्योर, उनका जो कार्यकाल को लेकर के जो बात होती है, वो सारी बातें। द डाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल, ये सारा यहाँ पर काम डाइट का रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहती है ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेन करने में। और ये अनेबल टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट
और जो अलग वेरियस एजेंसीज़ हैं, अलग अलग एजेंसी हैं जैसे SIRT, SSA, डाइट, ETC आदि, इनके बीच में इम्पोर्टेंट जो सर्विसेज हैं इनको लेकर के भी यहाँ पर अलग अलग असमंजस बना हुआ है। इनकी भी कमी है या फिर जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसकी इमर्जिंग चैलेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में ये सारा काम डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। और इसके बाद में ये यहाँ पर अगला पैराग्राफ कि जो दूसरा पहलू है लैंग्वेज को कंसिडर करने का, लैक ऑफ टीचर्स मोटिवेशन टुवर्ड्स ग्रेड्स। जो स्कूलों के प्रति अगर अध्यापकों का मोटिवेशन ठीक नहीं है तो वो भी चीज़ें दिक्कत करती है, और शिक्षकों को न केवल ग्रेड पढ़ाना पड़ता है बल्कि उन्हें अन्य कई काम भी करने पड़ते हैं, जैसे जनगणना ड्यूटी आदि जो सारे काम रहते हैं वो सारे फिर टीचर्स को डिस्टर्ब करते हैं और वो अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये सारा काम रहता है, सिलेबस टाइम पर पूरा नहीं करवा पाते हैं, तो ये सारा काम रहेगा। उनकी मल्टीपल ग्रेड्स रहती हैं। और एक बार जब कोई इन सर्विसेज में आ जाता है, ट्रेनिंग में आ जाता है, तो वो इनको ज्वाइन कर लेता है और हार्डली और रिफ्रेशर कोर्सेज जो रहते हैं वो इन टेक्निक्स को एक्सपोजर इनको प्रदर्शित करने के पीछे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। और आगे देखिए, यहाँ पर अधिकांश जो टीचर्स हैं, मोस्टली जो टीचर्स हैं वो पोस्टेड होते हैं अलग अलग फार फ्रॉम देयर होम, अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड होते हैं अलग घर से दूर किसी दूसरे ज़िले में। तो विच ट्रांसलेट्स टू ए सेंस ऑफ नॉट बिलोंग्स, वो वहाँ से संबंध नहीं स्थापित कर पाते हैं। अधिकांश शिक्षकों को उनके घरों के दूर जिलों में नियुक्त करते हैं, तो अपनेपन की भावना उनमें दूर हो जाती है, अपनेपन की भावना नहीं बन पाती है। तो एज दिस नॉट ए डिजायरेबल सिचुएशन, जो एक वांछनीय एक अलग स्थिति यहाँ पर हो गई है, तो उनका भी एक पॉइंट है। दे ऑफन, उनका जो दृष्टिकोण है वो सारा डेवलप करने और कमिटमेंट करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने के लिए स्कूल वर ओरिजिनली पोस्टेड, ये सारा सिस्टम यहाँ पर स्कूल शिक्षकों पर पद पर बने रहना वो पसंद करते हैं, झंझटों में पढ़ने से बचते हैं। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। तो आई होप आपने ठीक तरीके से इन बिंदुओं को समझा है, एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है। लास्ट वाले तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहा, पर आप इनको एक काम करिएगा कि जैसे आप मान लो यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मैं इसको देखिए, पहले तो आपको साफ ही दिखा रहा हूँ, पर आपको मान लो ये पैराग्राफ की आपको हिंदी ट्रांसलेशन करनी है, तो ये वाले पैराग्राफ की आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट आपने लिया, जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में गूगल पे आप देखना, गूगल लेंस वाला ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मान लो फ़ोटो में सेलेक्ट करता हूँ एक बार, ये अपन ने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शंस आते हैं, एक तो होमवर्क का, एक सर्च का, एक ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, तो हिंदी में ये चीज़ें ट्रांसलेट हो जाएगी और काफ़ी मदद आपको अपनी जो तैयारी है उसमें मिल जाएगी। किसी वर्ड की अगर नहीं मिल रही है तो, बाकी अगर किसी पर्टिकुलर एक वर्ड की सर्च करनी है आपको, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ से गूगल से वैसे ही पूछ करके अपना ट्रांसलेट कर लेंगे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की अगर आपको नहीं आ रही है तो। बाकी आई होप आपने ठीक तरीके से सारे प्रश्नों को समझ लिया है। इसके बाद में अपनी मैराथन क्लास भी आपने देख ली होगी, उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेना 2x पे या फिर 1.5x पे, जैसे भी आप सूटेबल हो। आराम से नहीं देखना है क्योंकि समय कम है और ऐसे में जल्दी आप रिवीजन पर फोकस करिएगा। 2 से 3 बार आप उस क्लास को देख लेंगे तो ईजिली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी देखिए क्लासेस नई रिकॉर्ड करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ। आप भी ये समझिए कि टाइम नहीं है अपने पास। एक क्लास को रिकॉर्ड करने में काफ़ी सारी मेहनत लग जाती है, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, और उन सब को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारा टाइम अपने को चाहिए होता है। पर अपने पास टाइम फिलहाल है नहीं, ना मेरे पास वीडियोस बनाने का इतना टाइम है कि आपके लिए पर्टिकुलर क्लासेस ठीक तरीके से रिकॉर्ड हो सके, और ना ही आपके पास ऐसा कुछ टाइम है कि आप यूनिट वाइज वीडियोस देख करके तैयारी कर सकें। तो जिस प्रकार से भी हो सके, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी मदद करने की, आपके एग्जाम जो पेपर्स हैं उनको अच्छी प्रकार से अच्छे नंबर से पास करवाने की। तो आपको अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो उनको इग्नोर करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, फिलहाल की सिचुएशन को समझना है, और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जो टॉपिक्स आपको बताए जाएँ उनको कवर करने के पीछे आपको पढ़ना है, ध्यान देना
बनाएं बाकी क्वालिटीज़ को लेकर के आगे के एग्जाम्स में। जैसे आपकी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आएंगे तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी अपने पास में टाइम रहेगा सफिशिएंट। चीज़ें अगर अपनी सही व्यवस्थित जगह पर रही तो आपकी सेकेंडरी क्लासेस इसी प्रकार से, आप ये वाली जो पीपीटी देख रहे हैं इसकी क्वालिटी आप देखिए, इसी प्रकार की क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा और हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाने की भी कोशिश करी जाएगी। थोड़ा सा पहले से ही क्लासेस आपकी शुरू करने की कोशिश करेंगे, बाकी सारी चीज़ें बाद में रहेगी, पर अभी अपने को अभी वाली एग्जाम्स जो है उनको पास करने के ऊपर फोकस करना है। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर से कवर करिएगा। आई होप आपने ठीक तरीके से इस वीडियो में प्रश्न टाइप्स को देख लिया है कि किस किस प्रकार के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए अपना मैराथन क्लास वाला वीडियो जरूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा या फिर चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।